सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की। ख़ुदकुश हमला जो हुआ इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में, जहां इमाम बारगाह को टारगेट किया गया और ये बताया जा रहा है कि हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं इसमें, और साथ ही साथ कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। एक और हमला जो हम देख रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन पेश आई। इससे पहले बलूचिस्तान में भी ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कई ऐसे जो खवारजी हैं उनको हलाक किया जा चुका है, वहाँ पर भी इसका सिलसिला जारी है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के जो हमले हैं वो बेसिकली क्या बता रहे हैं, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और क्या पैगाम देते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आज हम उस सिचुएशन में ये हमला देख रहे हैं जब उज़्बेक सदर मौजूद हैं 2 दिन के विज़िट पे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में ये हमला होना, ये क्या बता रहा है? देखिए आमना, बुनियादी तौर पे तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ा ही अफसोसनाक दुख देने वाला वाक़या हुआ है। जिस तरीके से निहत्ते लोग जुमे की नमाज के वक्त इमाम बारगाह में जिस तरह उनको शहीद किया गया। अब बुनियादी सवाल तो इस वक्त सारी दुनिया यही करती है ना आमना, कि ये पाकिस्तान को कोई भी, चाहे हमारे अंदरूनी दुश्मन है, बैरूनी दुश्मन है, पाकिस्तान को फूलता फलता नहीं दे सकते। ये नहीं कि आज की हुकूमत ने, पहली हुकूमतों में भी देख लें ये रहा है, पाकिस्तान दुनिया के निशाने पे है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी कौम का जो रिजॉल्व न्यूक्लियर प्रोग्राम का होना, और जितने एक पाकिस्तान अगरचे उस तरह एक मजहबी थोरोक्रेटिक स्टेट तो नहीं है, लेकिन दोनों लोगों के दिल धड़कते हैं मुसलमानों के लिए। चाहे गज़ा के मुसलमान हो, ईरान का मसला हो, दुनिया पे कुछ भी हो रहा हो तो पाकिस्तान सबसे आगे होता है। यही दुनिया को बातें खलकती है। इजराइल को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी पे होती है। अमेरिका को भी एट टाइम होती है कि वो पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खड़ा होता, चाहे वेनेजुएला का मामला है, चाहे ईरान का मामला है। तो मेरा ख्याल है हम टारगेट पे तो हैं, निशाने पे हैं, लेकिन हमना मैं कहूँगा कि हमारी कौम तमाम तर मुश्किलात के उसका रिजॉल्व बहुत ज़्यादा है, हमारी अफवाज, हमारी हुकूमतों का। और ये इंशाल्लाह ये इस तरह के, जिसको कहना चाहिए एक हमले करवा के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होगा। आप ठीक कह रही हैं। आज उज़्बेक सदर यहाँ बैठे हुए हैं, कल जो आप देख लें कज़ाकिस्तान के सदर थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, सब कुछ होने के बावजूद सारी दुनिया पाकिस्तान में आ रही है। कुछ लोगों की कोशिश है कि लोग बड़े लोग ना आएँ, क्रिकेट ना हो, कुछ ना हो। देखें क्रिकेट की टीम यहाँ पे आई हुई है। इसी तरह से बाकी आप देख लें, सारी दुनिया भर की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो दुनिया को तो एक मैसेज तो जाता है कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, वहाँ पे एक बेताशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन वही बात आती है कि मुल्क के अंदर बैठे हुए दुश्मन और बाहर, और आग लगाने वाले इसमें ज़्यादा आपने देख लें हिंदुस्तान है, और आप देख लें अफ़गानिस्तान की इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, और पीछे ज़ाहिर है उसके बाद तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उसमें मोसाद भी है, उसमें CIA भी है, MI6 भी उसके पीछे है, कि ये मुल्क जो है ना ये ना पनप पाए, ये ना फले फूले, यहाँ के लोग परेशान रहें। लेकिन हमारी बैटल हार्डन आर्मी भी है, हमारे लोग आपने देखा आज नहीं, हम तो कई बरसों से दहाइयों से हम ये दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। कहीं पे भी आप देख लें, आम आदमी से पूछें, उसका सब कुछ चला भी जाएगा तो कहेगा नहीं जी हम डट के खड़े रहेंगे दुश्मनों के खिलाफ। जी बिल्कुल, ऐसे सिक्योरिटी मसाइल हमें दरपेश हैं और उस पर काम भी जारी है। अब देखना ये है कि कब तक ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है और फितनतुल खवारिज है, इनका गठजोड़ जो है, हम इनको नाकाम बनाते रहेंगे, और कब ये पसपा होकर यहाँ से इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं ये रुकेंगी। एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा, आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से है। उस हवाले से कशीदगी बरकरार है, लेकिन ओमान में दोनों ममालिक के सीनियर हुकाम बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आमने सामने हैं। पाकिस्तान, तुर्की भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। ईरानी वफ्द की क़यादत अब्बास इराक़ची, जबकि अमरीकी टीम की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेयर्ड हम देख रहे हैं किश्नर करेंगे। गुज़श्ता साल इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के दौरान अमरीका ने ईरान की 3 बड़ी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया था, और इस हमले के बाद से दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान ये पहली मुलाकात होगी। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब खित्ते में अमरीकी जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और हज़ारों फ़ौजियों की तैनाती हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कर दिया है कि सफारतकारी नाकाम हुई तो फ़ौजी कार्रवाई एक ऑप्शन होगी। दूसरी जानिब ईरान ने जो उनका शहर है वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल ज़ेर ज़मीन तनसीबात में नस्ब करके ताकत का पैगाम दे दिया। अमरीका चाहता है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल सलाहियत और इलाकाई किरदार पर बात करे, जबकि ईरान मुज़ाकरात को सिर्फ जौहरी मामले तक महदूद रखना चाहता है। अब ये जो सारे मामलात हैं, के जो मुज़ाकरात हैं, उनसे क्या निकल कर आएगा,
क्या तवक्को होनी चाहिए, और अगर कामयाब हो भी जाते हैं तो किन शराइत पर हो सकते हैं? इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया उस्मान वड़ाइच ने, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपको भी वेलकम करते हैं, एहतशाम साहब को भी करते हैं। मैं आपसे आगाज़ करूँगी, किस तरीके से आज इन मुज़ाकरात को देख रहे हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं एक ऐसे वक्त में जब आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अपने जो अमरीकी शहरी हैं ईरान में इस वक्त, उनको कहा गया है कि वो फ़ौरन वहाँ से इवैक्यूएट करें और वहाँ से निकल जाएं। सो ये किस जानिब इशारा है, और आज के मुज़ाकरात से हमें क्या तवक्को होनी चाहिए? ये मस्कत के आउटस्कर्ट्स के अंदर एयरपोर्ट के करीब उसी पैलेस के उसी टेबल पे हो रहे हैं जहाँ पे पिछले साल जून के अंदर 12 जून को मुज़ाकरात का छठा दौर जो है वो तय था, जब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिल के B-2 बॉम्बर तैयारों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अटैक कर दिया था ईरान को है। तो मेरे ख्याल में बड़े तनाव का माहौल है इस वक्त भी, लेकिन दोनों फरीक चाहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इसमें आमने सामने बैठे। इनडायरेक्ट बिलवास्ता ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जहाँ के ऊपर टर्की भी, उनके वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, और वहाँ के ऊपर कतर भी है और इजिप्ट भी है। तो सिचुएशन जो है बड़ी प्रिकेरियस है, जैसे आपने बताया कि अमेरिका ने अपनी वर्चुअल एम्बेसी के थ्रू अपने लोगों को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ उनका अरेबियन सी के अंदर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो ईरान को निशाने पे रखा हुआ उसने, और यहाँ पे IRGC पासदारान इनकलाब ने भी खुरम शहर जो उसका एडवांस वर्जन है मिज़ल का, वो उन्होंने कल ही टेस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में उसकी वीडियो इस वक्त वायरल है, और वो 2000 की रेंज रखता है, और डेफिनेटली जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है रीजन के अंदर अमेरिका की, वो सारी उसके निशाने के ऊपर है। तो कोई भी नहीं चाहता कि धमकी दोस्त के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो मुज़ाकरात में टेबल पे आमने सामने बैठे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इरानियन जो है वो बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो ब्रीदिंग स्पेस चाहते हैं। उन्हें पता है इस वक्त ज़मीनी हालात जो हैं उनके फेवर में उस तरह से नहीं है, प्रोटेस्ट हो रहा है, इकोनॉमी डाइल्यूट कर गई है, पूरा माशी ढांचा जो है मफलूज हो चुका हुआ है, और अमेरिका ने मजीद जो पाबंदियों का एक नई वेव जो है उनके ऊपर लॉन्च कर दी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी चाहते हैं कि वो नतीजा खेज इसको बनाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान किसी सूरत के अंदर अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज करता नजर नहीं आ रहा, और वो इस रेड लाइन को इस रेड अबूर नहीं करना चाहते। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि वो जीरो एनरिचमेंट के ऊपर 3 साल का मुआहदा करे, क्योंकि अभी हम जो देखते हैं प्रपोज फ्रेमवर्क है इन 3 मुस्लिम कंट्री का, उसके अंदर यही बात डिस्कस हो रही है कि 3 साल के लिए अब 0% पे चले जाएं, उसके बाद जो है ग्रेजुअली 1.5 से ऊपर अब चले जाएं। तो ईरान मेरे ख्याल में इस चीज़ के हवाले से जहन बना चुका हुआ है, और अमेरिका भी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज कम करने का जो उनका मुतालबा था मुस्तरद होने के बाद एटलीस्ट इस हद तक जो है वो पुश कर रहे हैं मामले को कि ईरान नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी जो है अपनाए। तो मेरे ख्याल में बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दोनों फरीक वहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं, और दोनों चाहते हैं लिमिटेड डीएस्केलेशन हो जाए इस मामले के हवाले से। और दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने डिप्लोमेट्स पे उस तरीके से रिलाई नहीं करते मुज़ाकरात के प्रोसेस की अगर हम बात करें, ना वो मार्को रूबियो को उस तरीके से एंगेज करते हैं और ना जेडी वैंस को करते हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप में रिलेटिव गेन की यहाँ पे बात है, कुछ ले दे के वो सिचुएशन को डीएस्केलेट करना चाहते हैं, और इरानियन भी चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर वो टाइम बाय करें। जबकि दूसरी तरफ उन्हें अच्छी तरीके से पता है अमेरिकन को कि ईरान उन्हें डीप जाके ब्लीड कर सकता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, 28 जनवरी को सेनेटरी कमेटी में मार्को रूबियो ने कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन बड़ा कम्प्लेक्स है, ये इतने आसान नहीं, और 40,000 के करीब हमारे ट्रूप्स जो हैं रीजन में 9 इंस्टॉलेशन के ऊपर वो निशाने पे हैं ईरान के। तो मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप कोई नी जर्क रिएक्शन देंगे, तो ये बड़ा वेल थॉट आउट उनका डिसीजन है कि वो मुज़ाकरात की टेबल से एक इम्प्रेशन देते हुए कि भाई मैंने मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका की पोजीशन को स्ट्रेंथन इम्पोर्टन करते हुए ईरान को न्यूक्लियर जो उसका पूरे का पूरा फिनोमेना है उससे पीछे हटा दिया उनके स्टांस से। और इरानियन भी मुझे चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये चाहते हैं कि पाबंदियों में इस हद तक रिलीफ मिले कि वो किसी हद तक उन्हें वेंटिलेशन दे सकें अपनी आवाम को है। तो दोनों जो है एक विन विन सिचुएशन को नहीं देख रहे, उन्हें पता है कि इसमें से इतना लेवरेज नहीं मिलेगा, लेकिन एक गिव एंड टेक का सिनेरियो है जिसके अंदर मुझे लगता है कि तमाम मुस्लिम कंट्री जो रीजन के हैं वो ऑन बोर्ड हैं। और एक और बात, अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है ना सऊदी अरब हमायत करेगा, ना कतर, ना यूएई, ना टर्की। वो नहीं चाहते कि अमेरिका यहाँ पे बम्बार्डमेंट करे, उसके बाद रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हो, क्योंकि ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है ईरान की। और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि 909 किलोमीटर का बॉर्डर है और यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो किसी तरीके से, ऐसे सरहद जहाँ के ऊपर बलूचिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड के वो कंट्रीज जो
गजा पीस बोर्ड का पार्ट हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करने में काफ़ी हद तक कामयाब हैं कि हम मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जी ठीक। पाकिस्तान, एहतशाम साहब, एक जहाँ सारे प्रोसेस का स्टेक होल्डर है, सो पाकिस्तान को देखते हुए और साथ ही साथ सऊदी अरब की जो डिप्लोमेसी है उसको देखते हुए आप किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं आज के मुज़ाकरात को लेके? दूसरा ये कि जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं इसमें किसके स्टेक्स आपको ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं, ईरान के या अमेरिका के इस वक्त? देखिए, हम ना बैकडोर डिप्लोमेसी में जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने रोल प्ले किया है, इनिशियली जो कहा जा रहा है वो तो उसमें लगता है कि जान है और शायद उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये जंग को टाला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, जेडी वांस का बयान मुझे बड़ा ज़्यादा सीरियस लगता है, जो कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट कि जी हमारे पास सारे ऑप्शन हमने खुले रखे हुए हैं। और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि अपने तैयारा बरदार जहाज़ और बाकी हर तरह के इक्विपमेंट ले के जिस तरीके से खलीज फारस में अमेरिका जा रहा है, मेरा ख्याल है उससे मामला इतना आसानी के साथ नहीं कह सकते कि टल गया। और तो और आप देख लें E-11A तैयारे बड़े मार्का तुलारा कहते हैं इनके, अमेरिका के तैयारे हैं, वो यूनान से 4 घंटे की फ़्लाई करके तो वो सऊदी अरब के प्रिंस सुलेमान, अगर हाँ प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे वो पहुँच गए। अब देखें, ये भी एक है कि एक तरफ सऊदी अरब शिरकत भी कर रहा है मुज़ाकरात में और कोशिश भी कर रहा है कि टेंशन और कन्फ्रंटेशन ना हो, दूसरी तरफ ये जहाज़ वहाँ पे पहुँचे हैं और किस मकसद के लिए पहुँचे हैं, या तो वहाँ से फर्दर कहीं आगे जाना है तो फिर और बात है, लेकिन वहाँ बैठ के अगर अमेरिका उनको यूज़ करता है तो एक मेरा ख्याल है एक नई मिडल ईस्ट में एक लड़ाई वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये AFP की खबर है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। अब सवाल यही है कि जी इस सारे मामले के बाद आगे वे फॉरवर्ड हमारे लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। हम ना खुदा ना खास्ता ये मामला खुल गया तो बड़ा ह्यूज लेवल पे ये ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी नज़र आएगी हमें, और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगी, महाजरीन लोग खुलेंगे, और अल्लाह ना करे इस दफ़ा ये कहा जाता है कि बड़ा लिथल किस्म का अमेरिका जो है ना वो प्लान करके आ गया है। बाकी मार्को रूबियो ने तो जो सेनेट फॉर्मुलेशन कमेटी की जिसका जिक्र उस्मान भी कर रहे हैं, वहाँ तो इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने मान लिया कि रजीम चेंज हम नहीं करवा सके, जबकि ईरान और इज़राइल ओपनली कहते हैं कि हम वहाँ पे रजीम चेंज करवाएंगे और वहाँ पे जो हुकूमत मुखालिफ तहरीकें हैं और वो जो एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन लोग साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी कितने लोग हैं ईरान में जो इस वक्त रजीम चेंज चाहते हैं, वो कितने लोग हैं वो चाहते हैं कि जी ये जो 45 साल का जो निज़ाम बना हुआ है वो चाहते हैं कि उसके साथ चिमटे रहें। अब आगे जो मसला आ रहा है वो ये है कि जी क्या आज के मुज़ाकरात में कुछ सिल्वर लाइनिंग को नज़र आती है, तो हम ना प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पे सफारतकार भी जब बात कर रहे होते हैं तो उन्हें भी एट टाइम्स, क्योंकि वो जो देखते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया, वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से आप देख लें 60 दुनिया के माहदों से, बायलैटरल माहदों से निकल आए। अभी आप देख लें रशिया और अमेरिका के साथ लड़ाई जिस तरीके से उनकी मिसाइल प्रोग्राम के बारे में हो रही है, हर बड़े मिसाइल प्रोग्राम में न्यूक्लियर प्रोग्राम से दोनों बाहर निकल के आ रहे हैं। अमेरिका की तारीख में आमना नहीं हुआ कि जो आप देखें मौजूदा माली साल का जो बजट डिफेंस बजट है $900 बिलियन से $1.5 ट्रिलियन का कर दिया है। इतनी बड़ी जंप कहते हैं पिछले कई दहाइयों में नहीं लगी। तो ये क्या मैसेज है? मुझे तो लगता है वी आर द वर्ल्ड इज़ गेटिंग फर्दर अनसेफ। उससे क्या होगा? अब ये अगर सिनेरियो बिल्डिंग अगर यहाँ की जाए ईरान की, यहाँ तो जो रीजन में मुश्किलात पैदा होंगी, और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लगती कि जब ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा तो ईरान ने कोई परवाह नहीं करनी। उसने अपनी प्रॉक्सीज जो है ना, हमास, हिजबुल्लाह, यूतीज़, उनको वो कहेंगे जी तैयार हो जाएं लड़ने के लिए, कहा जा रहा है वो भी तैयार बैठे हैं, भले बड़ा उनका नुकसान भी हो चुका है। फिर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो अपने इस्तेमाल करेगा जो उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में है। अब सवाल ये किया जाता है कि जी क्या ईरान मान जाएगा? ये बात उस्मान जो कर रहे हैं ठीक है, वो कह रहे हैं कि ले जाएं। वो 4% तो पहले 5+1 में उन्होंने तय किया था, 3.5% से 4% न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनरिच करने का। अब वो 1-1.5% तक लाने में तो शायद वो मान भी जाएं। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम में मेरी सलाह ये है कि कुछ उन्होंने जगह स्क्वीज़ किया, कुछ छोड़ा, अपने पॉइंट से पीछे हटे हैं ईरानी, क्योंकि उनको उस थ्रेट का बताया जा रहा है कि वो जिस तरीके से हमला होगा तो शायद इस दफ़ा उनके लिए संभलना मुश्किल हो जाए। उनको शायद मौका भी ना मिले कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ कर सके, क्योंकि जो प्लानिंग की जा रही है, जो यहाँ से अमेरिका से ख़बरें आ रही हैं, वो तो बड़ी खौफनाक है। और वो बार बार वो कह रहे हैं खमीनाई साहब को कि सोच लें, आप संजीदा आपको एफर्ट करने चाहिए। अब देखिए मुझे तो आमना बड़ा सीधा लग रहा है, मैं तो पहले भी 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई आपको अगर कोई बंदा थप्पड़ मार, आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसके बाद बंदा आपके हाथ पाँव तोड़ देगा, तो आपको खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। इस तक
बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है ईरान। देखो 45 साल की सैंक्शन ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी करेंसी कोलैप्स कर गई है, गुर्बत इंतहा पे चली गई है, मिडिल क्लास वहाँ पे तेज़ी के साथ ख़त्म हो गई है। अब उनको बचाने का एक ही तरीका है कि फर्दर टाइम बिंग कोई कंप्रोमाइजिंग फार्मूले में चले जाएँ, अपनी जान बचा लें और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड कवर करें और अपने दोस्तों के साथ मिल के मिडिल ईस्ट में बाकी लोगों के साथ कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करें। ट्रंप के बारे में कहा जाता है उनका गुस्सा भी है और फैसला भी कर लेते हैं, हो सकता है कि किसी बात पे मान जाएं और उनको वो ख्याल आए कि ये हमला करना ठीक नहीं तो टल जाए, लेकिन उसको टेक ऑन करने की जो बात है ना हमना, वो बड़ी खौफनाक होगी। मुझे इसमें दो राय नहीं लगती कि अगर अमेरिका को टेक ऑन करने की कोशिश की इन हालात में, जबकि चाइना रशिया बिल्कुल खामोश होकर बैठे, उन्होंने कोई एक ऐसा बयान नहीं दिया जिससे हम कह सकें कि अमेरिका हिले कि हाँ भाई दुनिया जो है ना वो तीसरी जंग की तरफ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि सबको अंदाज़ा है कि अमेरिका की मिलिट्री माइट चाइना रशिया जो दोनों उनके आगे नहीं खड़े हो सकते। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बेहतरीन तरीका यही है कि वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि इसको आप बच के चलें। एक चीज़ उस्मान आप बताइएगा, मेरे जहन में बार बार आ रही है, आमना ने भी आपसे पूछी थी। देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो मुश्किलात अपनी जगह हैं, अब ये GCC के ममालिक जो हैं इनको भी तो अंदाज़ा होगा डेफिनेटली, और पहले भी आपने देखा है कतर पे भी हमला हुआ, फिर जिस तरीके से बहुत चीज़ें हुई। आपको लगता है कि ईरान जो कार्रवाई करेगा वो कितनी इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, या आप समझते हैं कि जो हमला खुदा ना खास्ता ईरान की तरफ पे अमेरिका की तरफ से किया गया तो उन्हें जिसको कहते हैं हिलने का मौका नहीं मिलेगा ईरान को कि रिएक्ट कर सके? जी, अब देखना यह है सर कि जो हमला किया जाएगा उसकी नेचर क्या होगी, क्या खदोखाल होंगे, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वन टाइम स्ट्राइक करेंगे, और उसमें क्या टेक होम क्या उनका। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका को वो चीज़ मिलने वाली नहीं। याद रखें ये हमला करने के बाद उसी टेबल पे दोबारा बैठे हैं जहां जून के ऊपर ईरान बैठा हुआ था। तो मेरे ख्याल में उस तरीके से दे हैव नॉट बीन एबल टू कम आउट विद सच सिनेरियो कि जिसके अंदर जो वो विन विन सिचुएशन, तो वो कोई ट्रॉफी लेके यहाँ से जा नहीं सकते। और डिकैपिटेट करना आयतुल्ला अली खामनाई को मुझे लगता है उनके इंटरेस्ट में उस तरीके से नहीं है। यहाँ पे मुज़ाकरात का एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड ईरान को लेके ऑन बोर्ड है इस वक्त है। याद रखें जर्मनी, फ्रांस और यूके ये वो P5+1 के साथ 2015 में मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें इररेलेवेंट कर दिया। यूरोप इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है, और मुस्लिम वर्ल्ड के तीनों कंट्री प्लस पाकिस्तान जो है वो उन लेवरेज रखते हैं ईरान के ऊपर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के मोस्टली कंट्री ने ये जो गजा की वॉर से सबक हासिल किया है कि बॉर्डर पोरस हों, इर्द गिर्द के अंदर इंस्टीट्यूशंस कमजोर हों रियासतों के, या कमजोर रियासतें उनके मफाद में नहीं। वो नो डाउट फेवर करती हैं इसराइल को, शायद ऐसा सिनेरियो जिसमें इर्द गिर्द अरब रियासतें जो हैं वहां के ऊपर सिचुएशन जो है बड़ी प्रिकेरियस हो, वहां पे सिविल अनरेस्ट हो, बॉर्डर पोरस हो, और वहां के ऊपर जो है एक अपना अनार्की लाइक सिचुएशन हो। लेकिन कतर और जैसे सामने का GCC कंट्रीज, UAE, सऊदी अरेबिया, दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि एक तरक्की करता माशी रफ्तार जिसकी बेहतर हो ईरान उनकी फेवर में है। याद रखें इन तमाम कंट्रीज के विजन 2030 है, UAE का 2030, कतर का, सऊदी अरेबिया का, उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है, एक कोविड में, और दूसरा ये जो वॉर है गजा के अंदर हम देख रहे हैं। तो इजराइल जो है उस्मान, ये अमेरिका ये भी तो वॉच कर रहा है ना कि ईरान जो है वो टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है, और वो टाइम गेन करने का मौका ईरान को नहीं देगा। जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं और पेंटागन की रिपोर्ट बताती है, उसमें तो लगता है कि वन ऑफ किस्म की चीज़ होगी। जब हमला किया तो एकदम से बड़ा होगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि फिर वो कोई बातचीत की तरफ जाए या मजीद टाइम गेन करने की कोशिश करे। जी मेरे ख्याल में, लेकिन आप देखें सर कि 30 के करीब उन्होंने टॉप टियर के उनके जनरल्स जो थे, सलामी से लेके उनके जो आर्मी चीफ थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन ईरान ने सस्टेन करने के बाद रिटेलिएट किया और डीप हाइफा में और तेल अवीव में जाके हिट किया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ भी देखने वाली है। अमेरिका का जैसे मैंने कहा हमला कर सकता है, लेकिन एक ऐसा तेहरान जो बड़ा डेंस है जहां पॉपुलेशन 9 करोड़ लोग हैं, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड अपना लेवरेज यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है। और वो तो मान चुके हैं कि ठीक है हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से वक्ती तौर पे पीछे हट जाते हैं, हम 0% पे एनरिचमेंट लेके आते हैं, लेकिन वो ऑफकोर्स मिसाइल टेक्नोलॉजी उनका राइट टू सेल्फ डिफेंस है। और मेरा नहीं ख्याल ईरानियन किसी सूरत के अंदर इससे जो है बैक ऑफ करेंगे। अगर ऐसा होता सिनेरियो तो IRGC को किसी सूरत में ये वीडियो रिलीज करने की इजाजत न दी जाती। जो 2000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल उन्होंने कल टेस्ट किया है, जो 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिकन सेनेट क्या कहती है, अमेरिका का प्रेस क्या कहता है, चीन ने थोड़ी सी वादे का मुजाहरा किया है कल, जो स्टेटमेंट दिया है कि हम उनके पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत करते हैं ईरान की। ये थोड़ी सी दलेरी दिखाई है चाइना ने वैसे। ठीक है, चलें जी, बस वो सर अपना लफाजी लिप सर्विस की हद तक। जी जी आप कंप्लीट कर लें, फिर हम ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
जी, मैं कह रहा हूँ कि लिफ्ट सर्विस की हद तक है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि ऐसा चाइना जो सितंबर के अंदर पूरी दुनिया की जो की लीडरशिप है ग्लोबल साउथ की, उनको स्टेज पे खड़ा करके अपने वेपन जो है वो शोकेस कर रहा है, दुनिया में मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है, लेकिन उसके पड़ोस के अंदर जहां से वो 85% तेल उठाता है उस इंतहाई सस्ता, बल्कि वो ब्लैकमेल करता है। उसने ईरान को एक पेट्रोल पंप समझा हुआ है, मतलब ईरान को एक्चुअल ये टाइम है रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री जो है फॉरेन मिनिस्ट्री वो सिर्फ उतना ही अपना क्या कहते हैं मजम्मती बयान जारी करती है जितना शायद बोलीविया की सदर बिल्कुल करती ठीक। है। तो मेरे ख्याल में एक जो लेवरेज है यहाँ के ऊपर वो मुकम्मल तौर पे खत्म होता नजर आता है चाइना का। जो हम देख रहे थे शायद ड्रैगन का राइस होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्रेसिव पोस्चर है उसके खिलाफ जो है वो मेरे ख्याल में ड्रैगन जो है वो बैक ऑफ कर गया यहाँ से। राइट, जी, थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चाहते रहेंगे एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। क्रिप्टो गोल्ड कहलाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन शदीद दबाव का शिकार हो गई है। जुमेरात को बिटकॉइन की कीमत नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी कामयाबी के बाद पहली बार $70,000 से नीचे आ गई। कीमत एक मौके पर तकरीबन $59,000 तक गिर गई, जो 15 माह की कम तरीन सतह बताई जाती है। अक्टूबर में अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन $1,26,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। बुलंद तरीन सतह से अब तक बिटकॉइन तकरीबन 44% अपनी कदर खो चुका है। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों का खतरनाक असासों से पीछे हटना इस गिरावट की बड़ी वजह बताई जा रही है। मजीद क्या फैक्टर्स हैं कि ये स्टेबल हो सकती है मार्केट, इस पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया वजाहत हुसैन साहब ने, क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच वजाहत साहब फॉर योर टाइम। इस हफ्ते जो हम क्रिप्टो में देख रहे हैं शार्प सेल ऑफ, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? मेटल्स है या टेक शेयर है या दीगर वजूहात आप समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बिटकॉइन पे आप लोगों को एक पॉइंट बताने चाहूँगा, जो पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक रूमर सर्कुलेट हो रही है एप्स्टीन फाइल्स की, आई थिंक यू हर्ड इट। तो एप्स्टीन फाइल्स की जो रूमर सर्कुलेट हो रही है ये ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है, कंफर्म वेरीफाइड नहीं हुआ है, लेकिन इस रूमर्स की वजह से अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक की अगर हम बात करते हैं, ब्लैक रॉक ने तकरीबन 10,000 बिटकॉइन अपने बेच दिए, और 10,000 बिटकॉइन इसी वजह से ब्लैक रॉक ने बेचे हैं क्योंकि इस तरीके की सो कॉल्ड रूमर्स आ रही हैं। अब इन रूमर्स की वजह से बिटकॉइन का आगे फ्यूचर क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, हमने आप ही के शो में, बिल्कुल आप ही के शो में, हमने जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 126,000 का, उस टाइम हमने आपको ही बताया था कि बिटकॉइन एक बहुत बड़ी सेलिंग प्रेडिक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स जो हैं हर कोई अच्छी अच्छी बातें कर रहा है बिटकॉइन के बारे में, लेकिन अभी जिस टाइम इस मार्केट का एक सिनेरियो होता है, जब इस मार्केट में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, समथिंग बैड इज कमिंग, कुछ बुरा होने वाला होता है। जब बुरी बातें हो रही होती हैं, कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है। तो उस टाइम हमने आप ही के शो में हमने ये बात करी थी कि बिटकॉइन $60,000 तक आ सकता है, 60,000 के तक बिटकॉइन आ सकता है अराउंड। बिटकॉइन आज के दिन का बिटकॉइन ने जो लो बनाया है 59,000 का बिटकॉइन ने लो बनाया, अपने ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन अराउंड 50% फॉल हो गया है, और बिटकॉइन मजीद फॉल होगा। इसका रीजन ये है, इसका रीजन बेसिकली सिंपल सा ये है कि वो रूमर्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं, और अभी जो फेड का चेयरमैन जब से चेंज हुआ है, तो उनकी हिस्ट्री अगर प्रीवियस देखी जाए तो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से वो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है, हिस्ट्री गवाह है इस बात पे। जैसे कि प्रीवियस फेड चेयरमैन थे जेरोम पावेल, वो भी जिसके सपोर्टिव थे, जब वो हुकूमत में आए, जब अपने ओहदे पे आए, ओहदे पे आने के बाद उसके वो एंटी हो गए। इसी तरीके से केविन भी जो है एंटी होंगे, एंटी क्रिप्टो। तो क्रिप्टो का भी फ्यूचर अभी ब्राइट। मेरे ज़हन में वजाहत दो सवाल आ रहे हैं, मेरा ख्याल है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखें, पहली तो बात यह है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त क्यों हुआ है। दो वजूहत हमारे मुल्क में तो देखें, अगरचे स्टेट बैंक ने इसको अभी तक इजाज़त नहीं दी और धड़ाधड़ लोगों ने लिया, और फिर मेरा ख्याल है रोने वाले जो थोड़े पैसे वाले हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके लिए मसाइल होती हैं। दूसरा, अमेरिका में ट्रंप साहब बैठे हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी लिबर्टी कंपनी को लेके आगे गए, इतना फैसिलिटेट किया है, बावजूद इस बात के इलान मस्क भी ख़िलाफ़ है, वॉरेन जो है ना वो भी इसके ख़िलाफ़ है, बफेट भी ख़िलाफ़ है इसके। तो आपको क्या लगता है कि इसकी फौरी वजह क्या बनी? एक तो कहा जा रहा है कि जी ये जो गोल्ड और इसकी प्राइसेस बढ़ी हैं, सिल्वर की, एक ये वजह है। दूसरा कह रहे हैं बड़ा वीक सेंटिमेंट है इसके बारे में कि जी रिस्क बहुत बढ़ गया है इसमें। जी
क्रिप्टो पे रिस्क तो हमेशा से था। जब क्रिप्टो $5,000 पे था, क्रिप्टो में तब से रिस्क है। क्रिप्टो मार्केट में रिस्क जब तक था, जब तक लोगों में फेयर, तो देखें लोगों में फेयर रहेगा और फेयर रहना जरूरी भी है। अब देखें किसी भी मार्केट के पीछे कोई रेगुलेटरी फर्म हो, कोई ना कोई इदारा हो, तब उसमें फेयर निकल जाता है। लेकिन क्रिप्टो में, यहाँ पे क्रिप्टो में फेयर नहीं निकला। और उसके बाद हुआ क्या, अब क्रिप्टो जिन लोगों से क्रिप्टो को मिला रहे हैं, जैसे कि जेफरी एप्स्टीन से क्रिप्टो को मिला रहे हैं, और भी काफी सारे लोग हैं जिनसे क्रिप्टो को मिला रहे हैं, जिनके माजी अच्छे नहीं थे, उन लोगों से क्रिप्टो को मिला रहे हैं, तो फेयर और बढ़ रहा है। अब जब जब ये फेयर बढ़ता जाएगा, मार्केट इसी तरीके से पैनिक सेलिंग में आती रहेगी। अच्छा, कुछ ये एनालिस्ट ये कह रहे हैं, कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मार्केट है वो रीसेट वाले मरहले में भी है। एक तो आप समझते हैं, और ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको देखना होगा कि अब डाउन टाइम जो है या डाउन टर्न जो है इसका वो ओवर हो चुका है? जैसे आप कह रहे थे कि अभी ये चलेगा ये वाला मुश्किल फेज। अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट तो आना है। इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने सिल्वर है, इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने गोल्ड है। गोल्ड जहां ट्रेड होता था मैक्सिमम $50 $100 मैक्सिमम एक दिन का मूव होता था, गोल्ड अब ट्रेड हो रहा है $300 $400 पर डे। और इसी तरीके से आप सिल्वर का भी मूवमेंट देख रहे हैं, सिल्वर दिन में $26 $20 $15 का मूवमेंट दे रहा है। तो ग्लोबल रिसेट होना लाजमी है। ग्लोबल रिसेट के बिना मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक दफा ग्लोबल रिसेट होगा और ग्लोबल लेकिन वजात इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि 4 साल पहले, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पहले, इलान मस्क ने कोई एकदम 40% से ज़्यादा जो है ना ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना उसमें इन्वेस्ट किया, और सारी दुनिया को उसने मैसेज दिया, मुझे अच्छी तरह याद है। ये कहा कि जी मैं इसके बाद और ख़रीदूँगा। तो और देखें कि दुनिया इतनी धड़ाधड़ उसके साथ गई, फिर 2 3 4 दिन गुजरे और उसने कह दिया कि जी मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं ये क्या साजिश थी, ये जान के किया है? उसने अपना तो माल बना दिया है, बाकी लोगों को उसने मरवा दिया। जी जी। जिस टाइम एलॉन मस्क ने बिटकॉइन के बारे में ट्वीट करी थी, मुझे बिल्कुल याद है, ये बात है 2021 की, बिटकॉइन की उसने प्रेडिक्शन करी थी इस टाइम कि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बिटकॉइन परचेज कर रहा हूँ, कॉइन्स ले रहा हूँ। उस टाइम बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था $19,000 पे। एकदम से एलॉन मस्क की ट्वीट पे मैं उसी टाइम अपनी डेस्क पे बैठा हुआ था, उसी टाइम प्राइस गई थी 40K तक। जी। आपने शायद देखा हो 40K तक प्राइस गई थी। उसके बाद देखें होता बेसिकली ये है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब हमारे यहाँ पे जो एक अच्छा बजाज अगले दिन ही अपना इसने एलॉन मस्क ने एक और बात की है कि वही बिटकॉइन सरवाइव करेगा जो एनर्जी बेस्ड होगा। अब देखें इसमें भी कोई कैच है? बिल्कुल है, सही है, इसमें भी कैच है। लेकिन देखें जैसे कि हमने प्रीवियस आपके शो में यही बात बताई थी कि बिटकॉइन मतलब ऑल करेंसीज, ऑल क्रिप्टो करेंसीज। तो जब बिटकॉइन क्रैश होगा, जब बिटकॉइन फॉल होगा, तो जितने भी दूसरे कॉइन्स हैं जिनमें एनर्जी सेक्टर्स आ रहे हैं, जिनमें टेक सेक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें एआई सेक्टर्स आ रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिकली फॉल होंगे, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट हट रहा है। अच्छा, मेन कैच क्या है? मेन कैच ये, जैसे आपने प्रीवियस एक बात करी थी कि लोग बोलते हैं कि हमने तो सबसे ऊपर से ऑल टाइम हाई से बाय ले ली, अब हम फंस गए। यहाँ पे मेन फैक्टर है फाइनेंशियल लिटरेसी का। हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। जिसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो देख के ध्यान से अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो। चले, जैसे अभी आप फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, चूंकि आप इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इसके बारे में आप एजुकेट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, जो खास तौर पे जो इस वक्त रिटेल सेक्टर है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, उसको आप क्या एडवाइस करेंगे इस सिचुएशन में? इस टाइम मैं एक ही एडवाइस करूंगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपके शो में बोला था कि लॉन्ग नहीं करें, बाय में नहीं बैठे, शॉर्ट करें। इस टाइम आप थोड़ा वेट करें। जब प्राइस दोबारा 80,000 पे आए तो आप वहां पे वेट करें, वहां पे मार्केट में वॉलेटिलिटी देखें, वहां पे मार्केट का सेंटीमेंट, मोमेंटम चेक करें, और मोमेंटम चेक करने के बाद देन मैं तो यही बोलूंगा, बिटकॉइन में मेरा ट्रस्ट अभी नहीं है। काफी सारे लोग जो है जो बिटकॉइन को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में देखते थे, लेकिन इस टाइम लोगों के नजरिए बदल रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन से इन्वेस्टमेंट निकल के 2 मेटल्स में जा रही है। ठीक, फर्स्ट वन इज सिल्वर एंड सेकंड वन इज गोल्ड। देखिए सिल्वर पे लोगों का फिर इतना रुझान नहीं है, लेकिन एक और चीज भी है, ये आजकल जो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, जितने भी इंडस्ट्री एग्जेक्टिव्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि 2026 में ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, बिटकॉइन वगैरह, वो कहते हैं कि न्यू हाइट्स पे जाएंगे। इससे तो लोग यही कहेंगे कि जी ठीक है, धड़ाधड़ खरीदें, क्योंकि बड़े एग्जेक्टिव लोग कह रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं। तो आपको लगता है इसका भी इफेक्ट होता है इन चीज़ों का?
इसका इफेक्ट होता है। देखिए फाइनेंशियल मार्केट में जितने क्रिप्टो हो गए, स्टॉक्स हो गए, फॉरेक्स हो गई, जितनी भी मार्केट्स हैं ये चलती ही न्यूज पे हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ पे चलती हैं, फाइनेंशियल रूमर्स पे चलती हैं। ठीक, एहतशाम साहब आप क्या क्लोजिंग रिमार्क इस हवाले से देना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट हम देख रहे थे कि चूँकि काफ़ी वसी है, क्रिप्टो के यूज़र्स काफ़ी हैं यहाँ पर, सो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी प्लान्स कर रही थी, रेगुलेट करने की कोशिश भी कर रही थी, तो अब सारे क्योंकि ग्लोबली जो अनसर्टनिटी है इस वक्त और जो मामला चल रहे हैं, जैसे कि वजाहत भी बात कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर इस वक्त जो है वो इन है, उसको देखते हुए क्रिप्टो के हवाले से आपका लास्ट कमेंट। देखिए हम ना इसको बिल्कुल आप इस तरह देखें कि जिस तरह स्टॉक मार्केट है ना, वो जिस तरह आप अफवाहों पे चलती है, स्पेकुलेशन पे चलती है, ये भी स्पेकुलेशन पे चलती है, वजाहत भी यही बात कर रहे हैं। देखिए मेरा कंसर्न तो हम ना सिर्फ ये है कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जिनके पास 4 पैसे होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, वो अक्सर और बेशतर बेचारे मारे जाते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट वाले हों ये हों। लेकिन जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही होती है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो धड़ाधड़ वो स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ कंपनी के शेयर जो नीचे जाते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है ना, क्यों कहते हैं डिवॉर्स में बैठने वाले लोग जो है ना, वो 1% जो अमीर लोग हैं वो दुनिया की 53% आबादी से ज़्यादा उनके पास पैसा है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं कि इसमें मेरा ख्याल है बड़े लोग जो है ना वो पनपते हैं। नुकसान उनको नहीं होता, नुकसान आप जैसे मेरे लोगों को होता है जो भागते हुए आप अपना पैसा लगा रहे होते हैं। इसके लिए रेगुलेशन की बड़ी ज़रूरत है जो हमारे अभी तक नहीं हो रहे। हम तो ट्रम्प की मोहब्बत में इतना आगे चले गए हैं, या तो मानते ही नहीं थे या धड़ाधड़ हम सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे इदारे खड़े हों। बाकायदा हमने एक चीफ एग्जेक्टिव कॉरपोरेशन का बना दिया हमने, पाकिस्तानी बड़ा अच्छा आदमी है, चीज़ों को समझता भी है वो। लेकिन सवाल ये है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम है, उनकी सिक्योरिटी किधर है, उनकी रिस्क मैनेजमेंट कहाँ हो रही है, वो मुझे आमना नज़र नहीं आती। तो मैं अगर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि कोई और सेफ़ जगहों पर जाएँ। ये तो बहुत बड़ा जिसको कहते हैं जुआ है कि एकदम से ऊपर प्राइसेस एकदम से नीचे जाती है कि कीमत इनकी, और नुकसान आम आदमी को ज़्यादा होता है। राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, वजाहत हुसैन साहब, दोनों का शुक्रिया। ब्रेक की जाने बढ़ती है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन हम बात करेंगे, आखिर 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर बसंत की वापसी हो गई है। आसमान पतंगों से रंगीन है जिसने शहर को खुशियों से भर दिया है। हर तरफ हम देख रहे हैं रंग बिरंगी पतंगें, बो काटा की सदाएं और ढोल की थाप पर भंगड़े नजर आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी, सजावट और फेस्टिवल इंतजामात के लिए खुसूसी इकदाम किए हैं। लिबर्टी चौक की अगर हम बात करते हैं, उस समेत शहर भर को रोशनियों, झंडियाँ और सकाफती रंगों से दुल्हन की तरह सजाया गया। अंदाजों के मुताबिक बसंत के दौरान 25 अरब रुपए तक की मुआशी सरगर्मियाँ हुई। सिर्फ पहले 4 दिन में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की गुड्डी डोर फरोख्त हुई। मार्केट्स आबाद रहीं। रात भर पतंगबाजी के बाद सुबह नाश्ते की दुकानों पर रश लगा रहा, मगर खुशियों के इस त्यौहार पर हादसात के साए भी मंडलाते रहे। कातिल डोर, करंट लगने और छतों से गिरने के वाक़यात में 3 बच्चों समेत 6 अफराद ज़ख्मी और 1 नौजवान की डेथ बताई जा रही है। सो आज सारा दिन बसंत के हवाले से क्या अहवाल लाहौर में रहा, हमारे रिपोर्टर अफजाल अब्बासी रिपोर्ट करते रहे दिन भर। उन्होंने वहाँ से क्या देखा वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बसंत का मौका है और रंगों की बहार है और फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं इस बसंत को, और आपस में जो हैं वो तोहफे तहाइफ भी दिए जा रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद हैं, बताइएगा कितना इंटरटेनिंग है ये डे फैमिलीज़ के लिए स्पेशली, और एक बड़े अरसे बाद हमें ऐसा माहौल देखने को मिला। बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम स्पेशली गुजरांवाला से आए हुए हैं स्पेशल बसंत के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। स्पेशली हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सालों के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं आते जिसको आवाम सेलिब्रेट करे, तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन विद इन सेफ्टी लिमिट्स, विद इन जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर रहते हुए हमें ज़रूर इस इवेंट को एंजॉय करना चाहिए। आप क्या कहेंगी इस खूबसूरत दिन के हवाले से? मैं भी रावलपिंडी से आई हूँ और स्पेशली मैं इस इवेंट के लिए आई हूँ, और अपनी फैमिली के साथ, वो मेरी बेटी है और बेटा है और बहू है, और मैं इस इवेंट को बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत टाइम के बाद ये इवेंट आया है, और स्पेशली मरियम नवाज़ साहिबा का थैंकफुल है कि उसने ये इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस इवेंट को एंजॉय कर सकें।
थैंक यू। जी बिल्कुल, मुल्क भर से आने वाली जो फैमिलीज़ हैं लाहौर में, वो वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एक बहुत अरसे बाद जो है ये खुशियों भरा त्यौहार दिया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जी। इसी पर बात करने के लिए अली आफ्ताब साहब एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आप भी बसंत सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी बसंत कैसी जा रही है और क्या वाइब है इस वक्त लाहौर की? जितनी हाइप थी बसंत आने से पहले जो तैयारियाँ की जा रही थी, उतने ही आपको एंथुजियाज्म नज़र आ रहा है लाहौरियों का अभी भी? जी उससे भी ज़्यादा। मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आना चाह रहे थे, वो गिला कर रहे हैं कि हम अपने लाहौरी मेज़बानों को फ़ोन कर रहे हैं तो हमारा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा देखिए, मेहमान नवाजी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इस दफ़ा हुआ ये है कि डोर गुड्डी सबको मिली ही नहीं और जिनको मिली उनको भी बहुत कम मिली। तो जाहिर है अगर कोई आप भी अगर गाने सुनना चाहती हैं, खाना खाना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम ओवर मेरे घर, लेकिन डोर गुड्डी क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन आप ये भी देखें ना कि इस वक्त लाहौर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। जो आप देख रहे हैं कि एयर टिकट्स इस वक्त चल रही हैं, फ़्लाइट्स के हवाल आप जानते होंगे। बहरहाल आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है ना मनफी बात नहीं है, ये मेरे ख्याल में मुस्बत बात है। आपने जिस तरह से बताया को 5 लाख गाड़ी लाहौर में एंटर हुई है। इसके अलावा जहाज़ों के फेयर्स आप बता रही हैं, होटल्स ऐसे हैं जिनका एक रात का किराया 2.5 लाख रुपए पर गया है। एक दिन में 54 करोड़ रुपए की डोर गुड्डी बिकी है। इस वक्त गाने वाले सारे बुक्ड हैं छतों के ऊपर। ढोल वाले इस वक्त 1 घंटे का 5,000 रुपया एक बंदा ले रहा है। लाइटों वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, नानों वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। देखिए ये सारी बड़ी मुस्बत बातें हैं। इसका मतलब है कि इकॉनमी का पहिया घूम रहा है। ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि क्योंकि सिर्फ लाहौर में की गई तो सारे इंतजामात जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। इंशाल्लाह अगले साल जब पूरे पंजाब में होगी तो फिर ये सबको फोमो नहीं होगा। एक तो ये कि पूरा साल तैयारी का होगा, सबके पास सामान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोई किसी वजह से लाहौर की बसंत मिस कर गया है, कोई बात नहीं, हफ्ते बाद वो सियालकोट की बसंत में चला जाएगा। अच्छा। तो ये शुक्र है बहुत ज़्यादा अल्लाह का, और इस हुकूमत का भी इसमें शुक्र अदा करना बनता है कि इन्होंने बसंत फाइनली शुरू की है। और अगले साल जब ये पूरे पंजाब में होगी तो लोगों के इंशाल्लाह तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अच्छा अली, अभी कुछ इंजरीज भी रिपोर्ट हुई हैं, डेथ टोल भी अभी तक जो सामने आया है, उसको देखते हुए सेफ्टी मेजर्स के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? सेटिस्फैक्ट्री है वहाँ पर? इन्फोर्समेंट आपको दिखाई दे रही है? देखिए जी, हमें ये पता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त सेफ सिटी के दफ्तर में बैठ के मॉनिटर्स देख रही हैं। मुझे खुद कई छतों का पता है जहां पर हमारे जो पुलिस वाले हैं वो गए हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा लोग उस छत के ऊपर थे और उन्होंने एनओसी नहीं लिया हुआ था। देखिए ये जो पूरा एनओसी लेने का सिस्टम है ये था ही इसलिए कि आपके अंदरून में ख़ास तौर पे तमाम छतें जो हैं वो मजबूत नहीं है, कुछ खस्ता हाल हैं। तो 30 से ज़्यादा अफराद ने अगर एक छत पे चढ़ना है तो फिर उसके लिए एनओसी ज़रूरी है जी। एक तो ये कि आपकी जान से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई और है ही नहीं। दूसरा ये कि ये बसंत की आपको पता है कि अभी तो बसंत मनाई जाएगी जैसी भी होगी, इसके बाद इसकी एक रिपोर्ट कंपाइल होगी। जब रिपोर्ट कंपाइल होगी तो पता लगेगा कि कारोबार कितना हुआ, लोगों के चूल्हे कितने गर्म हुए और जानें कितनी गईं या कितने लोग जख्मी हुए। अगर ये रिपोर्ट अच्छी ना बनी तो फिर आप भूल जाइए कि अगले साल दोबारा बसंत होगी और पैन पंजाब होगी। लोगों को भी फिर अपनी सेफ्टी मेजर्स को अपनाना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। अच्छा ये लास्टली हम सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन देख रहे हैं मिलेनियल की जो बसंत थी और अब जो जेनजीज आए हैं वो बेखबर हैं इस बसंत से। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है जेनजीज के साथ बसंत मनाते हुए? हाँ जी, बहुत जो है वो लर्निंग कर्व है मेरा भी। मेरी एज ग्रुप के लोग, मेरे से बड़े लोग, और मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पे पेरेंट्स जो हैं वो तनावे डालना सिखा रहे हैं। वो सिखा रहे हैं कि उड़ानी कैसे है, वो सिखा रहे हैं कि पेचे कैसे लगने हैं। तो बहुत मज़ा भी आ रहा है। और ये यकीन करें हम अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि जो क्रेज़ हमारे अंदर पाया जाता है वो अब अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा और इस बसंत की बात का एक्सपीरियंस बताएगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत शुक्रिया अली आफ्ताब, इस पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।